Hello बच्चों, welcome to this next lecture, Wheat, Triticum aestivum. In this lecture, we will discuss about the origin, distribution, morphology, cultivation and harvesting of wheat crop. So starting with wheat, the species or the type which we will be discussing here, or the focus will be mainly on Triticum aestivum. Aestivum is the species which we will study here. It belongs to family Poaceae or Gramineae. Now first we will see where did wheat originate. Triticum aestivum, or present day most commonly used name, is wheat, and it is the most commonly used species. It is an hexaploid developed under cultivation or domestication of over thousands of years. And how many year old it is? It originated around 10,000 BC, and it originated in fertile crescent. As you might have remembered, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्टाइल क्रिसेंट क्या होता है. तो इराक में, नॉर्दर्न इराक जो रीजन है, उसको फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है. तो वहां पर व्हीट ओरिजिनेट हुआ. जेनेटिक कंपोजिशन की बात की जाए तो इट्स एन हेक्साप्लॉइड. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 42 हैं, और हेक्साप्लॉइड का मतलब क्या होगा? 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे? यहाँ पर नीचे देख सकते हो. डिप्लॉइड नंबर 42 है. हैप्लॉइड में ये एग्जिस्ट नहीं करता. हैप्लॉइड फॉर्म्स जो होती हैं इसकी, वो स्टेराइल होती हैं. ये एज अ डिप्लॉइड एग्जिस्ट करता है. तो ए बी डी जो हैं उनकी दो कॉपीज प्रेजेंट हैं. दो सेट्स उनके प्रेजेंट हैं. 2 सेट ए के हैं, 2 सेट बी के हैं और 2 सेट डी के हैं. टोटल 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट हैं. अब इनकी एंसेस्टर्स की बात की जाए कि कौन से वो प्लांट्स थे या स्पीशीज थी जिनसे आज का मॉडर्न डे जो व्हीट है जो हम यूज करते हैं वो डेवलप हुआ. तो ट्रिटिकम वॉइटिकम था, वाइल्ड एनकॉर्न जिसको कहा जाता है. दूसरा एजेलॉप्स स्पेल्टॉइडिस, कुछ लोग उसको ट्रिटिकम स्पेल्टॉइडिस भी कहते हैं. वाइल्ड गोट ग्रास इसका कॉमन नेम है. तो ये दो जो थे इसके मेन एंसेस्टर्स थे जहां से आज का मॉडर्न डे व्हीट जिनसे इवॉल्व होकर आया है. So here is a diagrammatic explanation of the origin of hexaploid common bread wheat भी इसको कहते हैं. तो सबसे पहले एक ट्रिटिकम बॉयटिकम था, वाइल्ड कॉर्न वैरायटी थी. तो उसमें ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट थे. उसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हुई, थोड़ा सा चेंज हुआ और वो डेवलप होकर क्या बना? ट्रिटिकम मोनोकोकम. ठीक है, तो वो थोड़ा सा म्यूटेट हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, एग्जैक्टली वो यूज नहीं हुआ. दूसरा, पैरेलली राइट हैंड साइड में देखोगे तो एजेलॉप्स स्पेल्टॉइडिस लिखा है. ये एक प्लांट था, वाइल्ड गोट ग्रास इसको कहते हैं. इसके पास था बी सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, ए सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया? ट्रिटिकम बॉयटिकम में म्यूटेशन हुई, ट्रिटिकम मोनोकोकम बना. ठीक है, बी सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया? एजेलॉप्स स्पेल्टॉइडिस से. दोनों में जब ब्रीडिंग हुई तो हमारे पास एक डिप्लॉइड वैरायटी आई, डिप्लॉइड प्लांट आया, और वो स्टेराइल था ए बी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ. उसमें अब क्या हुआ? डबलिंग हुई, क्रोमोसोमल डबलिंग. क्रोमोसोमल डबलिंग होने से क्या हुआ? ट्रिटिकम टर्जिडियम नाम की जो व्हीट है वो डेवलप हुआ. ठीक है, उसको एमर व्हीट भी कहा जाता है. डबलिंग होने से उसके पास क्या प्रेजेंट हुआ, क्या आया? ए एंड बी बी करके
ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पास ए बी जो दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अब ये देखो, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रिटिकम मोनोकोकम से आया, बी सेट ऑफ क्रोमोसोम एजोलॉप्स पेल्टोइडिस से आया। तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डिप्लॉयड बना यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब उसी में क्रोमोसोमल डबलिंग हुई तो क्या बनेगा, टेट्राप्लॉइड ए बी बी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ट्रिटिकम टर्जिडियम एमरवीट टेट्राप्लॉइड ए बी बी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ट्रिटिकम टर्जिडियम जो था वो एक और इसी एक और प्लांट वैरायटी थी वीट की ही, एजोलॉप्स स्क्वेरोसा वाइल्ड ग्रास थी, उसके साथ वो ब्रीड हुआ, उसके साथ ब्रीडिंग हुई। ब्रीडिंग होने से एक तीसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम आया डी। ए और बी टर्जिडियम में थे पहले से, डी कहाँ से आया, एजोलॉप्स स्क्वेरोसा से। तो अब क्या हुआ, ट्रिप्लॉइड, तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ए बी एंड डी। ठीक है, ये तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे इस प्लांट में, लेकिन ये स्टेराइल था। कुछ टाइम बाद इसमें चेंजेस हुए एंड क्रोमोसोमल डबलिंग हुई। क्रोमोसोमल डबलिंग होने से क्या हुआ, जो प्लांट बना उसके पास हर क्रोमोसोम की दो सेट्स हो गए, ए बी बी डी डी। तो ट्रिप्लॉइड में डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने से क्या हो गया, हेक्साप्लॉइड कंडीशन आ गई। ट्रिप्लॉइड का डबल हुआ तो मतलब हेक्साप्लॉइड। तो उस प्लांट को नाम दिया गया ट्रिटिकम एस्टाइबम। ये था हमारा कॉमन ब्रेड व्हीट। अब जो टेट्राप्लॉइड था, अगर थोड़ा सा ध्यान हो, उसको कहते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, वो थोड़ा सा एमर व्हीट में म्यूटेशन हुई, टेट्राप्लॉइड पहले से बन चुका था, एमर व्हीट में थोड़ी सी म्यूटेशन हुई और वो म्यूटेशन होने से यहाँ पर ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो वैरायटी बनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो आज का कॉमन ब्रेड व्हीट है वो डेवलप हुआ। एक व्हीट से, एक प्लांट से ए सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, दूसरे प्लांट से बी सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, दोनों में ब्रीडिंग हुई, डिप्लॉयड प्लांट बना। अब वो डिप्लॉयड जो था वो स्टेराइल था, इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा एक तरह से वो इनकेपेबल था रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या हुआ, जब वो ग्रो किया उसमें बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं बन सकते थे। ठीक है, स्टेराइल का तो मतलब यही हुआ। तो उसमें फिर जैसे उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई तो उसमें क्रोमोसोमल डबलिंग हुई। जब क्रोमोसोमल डबलिंग हुई, क्रोमोसोमल डबलिंग होने से दो दो सेट्स बन गए, ए एंड बी बी। अब जो ए एंड बी बी था ये फर्टाइल था, ये प्रॉपर आगे ऑफस्प्रिंग्स बना पा रहा था। ठीक है, अब उसको कहा गया ट्रिटिकम टर्जिडियम। ए एंड बी बी इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, टेट्राप्लॉइड बन गया। सबसे पहले डिप्लॉयड फिर टेट्राप्लॉइड, डबलिंग होती गई यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, उधर से जो एजिलॉप्स है स्क्वेरोसा, वहां से डी सेट ऑफ क्रोमोसोम आया। डी सेट ऑफ क्रोमोसोम जब वहां से आया तो स्टेराइल ट्रिप्लॉइड बना, तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ए बी एंड डी। अब उसमें क्या हुआ, डबलिंग फिर से हुई और ए बी बी डी डी वाला ट्रिटिकम एस्टाइबम बना और वो एक फर्टाइल व्हीट था, आज का कॉमन रेड व्हीट। उधर से एमर व्हीट जो ट्रिटिकम टर्चिडियम था टेट्राप्लॉइड, उसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हुई और वो डेवलप हुआ एज अ टेट्राप्लॉइड ट्रिटिकम ड्यूरा। तो ये था कि कैसे ये डेवलप हुआ, एक हमारा ब्रेड व्हीट है। आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है, उसमें जो व्हीट यूज हो रहा है वो कैसे 9000 साल पहले के प्लांट्स जो थे वो आज के व्हीट में कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, अब बात आती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। व्हीट एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट
ऐसी क्रॉप है जो ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो होती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर। यहाँ अलग अलग वेराइटीज जो हैं वो ग्रो होती है। ट्रॉपिक्स में भी है वीट, एंड सब आर्कटिक रीजन जो है वहाँ पर भी वीट ग्रो किया जाता है। बोटानिकल डिस्क्रिप्शन या इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो रूट फाइब्रस होगी एंड एडवेंटिशियस टाइप की होगी। फाइब्रस तो वो होगी जो मल्टीपल ब्रांचेस होंगी, प्राइमरी रूट शॉर्ट होगी, टैप रूट सिस्टम नहीं होता उसमें, ठीक है। जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो ओवरटेक कर लेती हैं मेजर फंक्शन को। और एडवेंटिशियस का मतलब है, यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हो, जो अंडरग्राउंड नोड होती है वहाँ से कुछ रूट्स जो हैं डेवलप होना शुरू होती हैं, बनती हैं, और वो हेल्प करती हैं प्लांट को स्टैंडिंग रहने में, प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करती हैं। सिर्फ फाइब्रस रूट्स जो हैं वो एनफ नहीं होती। दूसरा, स्टेम की बात करें तो इरेक्ट होगी, ठीक है, सिलेंड्रिकल होगी एंड होलो होगी। इंटरनोड्स पे स्टेम होलो होगी, लेकिन नोड्स जहाँ पर प्रेजेंट होंगी वहाँ पर प्रॉपर टिश्यूज जो हैं वो उसको सॉलिड रखेंगे, फिल करके रखेंगे, स्पेस खाली कैविटी नहीं होती। लेकिन इंटरनोड्स में सेंटर में खाली कैविटी प्रेजेंट होती है, एक बड़ी कैविटी। साथ ही टिलर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के साथ। टिलर्स क्या है? हॉरिजॉन्टल शूट्स हैं जो अंडरग्राउंड नोड है, फर्स्ट अंडरग्राउंड नोड है वहां पर कुछ एक, अच्छा ये चीज ध्यान रखो, ये ग्रास है। ग्रास क्या होती है, उसकी क्या फीचर होती है कि वो उसमें जो नोड्स होती हैं वो बहुत इजीली जो है वेजिटेटिव, उसमें उनमें मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, लिटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और वहाँ पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वो दोबारा ग्रो कर सकता है, नई ब्रांचेस दे सकता है, ठीक है। अब वो नई ब्रांचेस देता है जब, तो वो टिलर बनाता है मोनोकोट्स में, ग्रासेस में। टिलर का क्या क्या है? टिलर एक हॉरिजॉन्टल शूट, एक तो शूट होती है जो इरेक्ट होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। टिलर होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड। अंडरग्राउंड होती है और हॉरिजॉन्टली एक प्लांट को, ग्रास को स्प्रेड होने में हेल्प करती है, ब्रांचेस देती है। एक तो अबव द ग्राउंड ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती है सीधा स्ट्रेट इरेक्ट, और टिलर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एक तरह से ब्रांचेस होती हैं। नोड अंडरग्राउंड जो होगी उसमें बड्स में से डेवलप होती है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ग्रासेस में। नाउ लीव्स की बात करें, लीव्स जो होती हैं वो लीनियर होंगे, ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं, लेंथ शेप्ड होते हैं, ठीक है। लीफ शीथ प्रेजेंट होती है बेस पर, जहां वो स्टेम को कवर करके रखते हैं। डायग्राम में भी देख सकते हो, जहां से लीफ अराइज होता है वहां पर एक पतली सी शीथ बनाता है और फिर ब्लेड जो है बाहर निकलता है, ठीक है। पहले धीरे धीरे से वो स्टेम से खुलता है और फिर लीफ जो है एक्सपोज होता है। अब बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस है, और हर स्पाइकलेट में 4 से 5 फ्लोरेट्स प्रेजेंट होती हैं। एक रेचुलेट इसको कहते हैं। एक तो रेकिस होगा जो मेन एक्सिस होता है स्पाइक का। अब हर स्पाइक पे स्पाइकलेट्स प्रेजेंट है, तो स्पाइकलेट्स का जो एक्सिस है वो रेचुलेट कहा जाता है, ठीक है, और उस पर 4 से 5 फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर की बात करें तो ब्लूम, एक पेयर ऑफ ब्लूम्स होता है, वो सारे स्पाइकलेट्स को, एक स्पाइकलेट को वो कवर करके रखता है, ठीक है। और हर फ्लोरेट के साथ एक लोअर लीमा एंड एक अपर क्लिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो पेटल्स या टेपल्स, एक तरह से टेपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 3 वर्सेटाइल स्टेमन्स होते हैं ताकि इजीली पॉलेंस रिलीज हो सके एयर में। एंड देन सेंटर में गाइनोशियम होता है जिसका स्टिग्मा
फेदरी होता है ताकि वो इजीली पॉलन्स को एयर में से, विंड में से कैच कर सके। नीचे डायग्राम में भी देख सकते हो स्पाइक, जो इन्फ्लोरेसेंस है वीट की वो दिखाई हुई है। एक जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक स्पाइक है, उसके ऊपर अलग अलग लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं और वो क्या है, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट को कवर किसने कर रखा है, ग्लूम ने। और हर स्पाइकलेट में एक छोटा सा एक्सिस है जिसके ऊपर 4 से 5 छोटे फ्लोरेट्स प्रेजेंट है। अब बात आती है फ्रूट एंड सीड की। जो इसका फ्रूट है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है, वन सीडेड होता है, इनडिहाइसेंट टाइप का होता है, डिहाइस नहीं होता, ठीक है, ब्रेक ओपन नहीं होता अपने आप। कैरियोप्सिस को ग्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो एक व्हीट ग्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है। आउटर मोस्ट टेस्टा एंड पेरिकार्प प्रेजेंट होते हैं, कवरिंग होंगी ये, ठीक है। ऊपर सबसे टॉप पे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ब्रश कहा जा सकता है। फिर उसके बाद एक लेयर आती है एल्यूरोन लेयर, जो कि मोनोकोट्स जो होते हैं उनकी एक फीचर है इम्पॉर्टेंट। तो एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होगी। उसके बाद अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। फिर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, एक तो स्कूटेलम प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंडोस्पर्म नेक्स्ट टू एंडोस्पर्म, बिलो एंडोस्पर्म। फिर उसके बाद अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो में ऊपर की तरफ कॉलियोपेटाइल होगा और सबसे नीचे कॉलियोराइजा होगा। वो क्या है, कवरिंग्स होती हैं किसकी, प्लूम्यूल की ऊपर और नीचे रेडिकल की, ठीक है। रेडिकल एंड प्लूम्यूल क्या है, रेडिकल से रूट निकलती है और प्लूम्यूल से शूट निकलती है। तो ये है वीट के ग्रेन का एक स्ट्रक्चर डायग्राम। अब बात आती है कल्टीवेशन की। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, दो तरह की व्हीट में कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है स्प्रिंग व्हीट, एक होता है विंटर व्हीट। अब यहाँ पर कल्टीवेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली जो इंडिया में व्हीट ग्रो किया जाता है। तो स्प्रिंग व्हीट जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट सीजन का प्लांट होता है। 100 डेज में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। जबकि विंटर व्हीट जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट होता है, अराउंड 160 डेज या उससे थोड़े ज़्यादा दिन उसको लगते हैं प्रॉपर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, एनुअल होते हैं, ठीक है। जो स्प्रिंग व्हीट है मार्च या मई के सीजन में, मार्च या मई के मंथ में उसको बीज को बोया जाता है। जबकि विंटर व्हीट अक्टूबर से नवंबर के जो मंथ है उसमें बोया जाता है। और स्प्रिंग व्हीट अगस्त से सितंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जबकि विंटर व्हीट मई से जून के मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। स्प्रिंग व्हीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और ज़्यादातर वो मॉनसून के ऊपर या रेन्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है वाटर के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए। जबकि विंटर व्हीट जो होता है उसको लो टेम्परेचर यानी वर्नलाइजेशन की ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, नीडेड होती है, ठीक है। तो ये दो तरह की ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो इंडिया में व्हीट ग्रो किया जाता है। स्प्रिंग व्हीट जो है सदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा ग्रो किया जाता है, बाकी सब जगह विंटर व्हीट ग्रो किया जाता है इंडिया में। अब से लिखा भी हुआ है, या नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, इंडिया में मेनली एज अ रबी क्रॉप इसको ग्रो किया जाता है, मतलब जो कि विंटर क्रॉप होती है, ठीक है। लोमी से क्लेई सॉइल जो है इसका मिक्सचर वो इसके लिए अच्छी होती है। 4 to 5 टाइम्स प्लॉ किया जाता है पहले, ठीक है, बीज बोने से पहले। फिर जो सॉइल है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए। जो मॉइस्ट सॉइल होगी उसमें बीज को ज़्यादा डीप नहीं सो किया जाता, लेकिन अगर सॉइल थोड़ी ड्राई है तो उसमें बीज को थोड़ा ज़्यादा डीप सो किया जाता है, बोया जाता है। जो बीज हैं वो बहुत पास पास इसमें बोए जाते हैं, ठीक है। इरिगेशन की बात करें तो जो स्प्रिंग व्हीट है उसको दो ही इरिगेशंस की
दो टाइम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। एक तो जब हम उसको जब हम उसको हमने बोया होता है, बीज हमने सिर्फ बोया है, ठीक है। और दूसरी इरिगेशन उसको चाहिए होती है 3 से 4 हफ्ते बाद, जब वो फ्लावरिंग से पहले 3 से 4 हफ्ते बाद, बीज बोने के 3 से 4 हफ्ते बाद दूसरी इरिगेशन दी जाती है। ये खासकर टॉल वेराइटीज के लिए होती है जो कि स्प्रिंग या मॉनसून में ग्रो किए जाते हैं, उनके लिए। 4 इरिगेशंस ज़्यादा यूजफुल हैं ड्वार्फ वेराइटीज के लिए, और वो विंटर व्हीट होता है, ठीक है। कैसे कैसे इसको दिया जाता है? फर्स्ट इरिगेशन होगी सोइंग से पहले, सेकेंड इरिगेशन होती है यहाँ पर जब वो 3 से 4 हफ्ते का हो जाता है, और थर्ड इरिगेशन होती है आफ्टर फ्लावरिंग होने के बाद थोड़ी सी इसको इरिगेशन दी जाती है। और अगर ज़रूरत पड़े, ज़्यादा ड्राई कंडीशंस हैं तो कुछ टाइम बाद फ्लावरिंग के थर्ड साइकिल के बाद एक बार और उसको इरिगेट किया जा सकता है, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइजर्स की। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, ये अच्छे इसके लिए फर्टिलाइजर्स हैं और ज़रूरी होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। एक तो इसको अप्लाई किया जाता है बोने से पहले, सीड को बोने से पहले, और दूसरा फ्लावरिंग से पहले। बोने से पहले तो वो सॉइल में मिक्स किया जाता है, और फ्लावरिंग के टाइम पे एनपीके जो फर्टिलाइजर्स हम परचेज करते हैं मार्केट से, वो स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अब 3 से 4 हफ्ते बाद, बीज को बोने के 3 से 4 हफ्ते बाद का जब प्लांट होता है, तब तक उसको अच्छी केयर की ज़रूरत होती है, अच्छे से देखभाल की ज़रूरत होती है। 3 से 4 हफ्ते के होने के बाद वीट का प्लांट बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ठीक है। ये तो था इसका कल्टीवेशन का प्रोसेस। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। फर्टिलाइजेशन हो गई और सीड बन गया, उसमें सीड बनने के बाद अब हार्वेस्टिंग की, कब उसको क्रॉप को कट किया जाए। प्लांट जो है गोल्डन टर्न हो जाता है जब हम उसको बोते हैं, और वो वेजिटेटिव होता है, फ्लावरिंग होती तब तक वो ग्रीन रहता है। लेकिन एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब धीरे धीरे प्लांट जो है येलो ब्राउनिश कलर का एंड गोल्डन कलर का अपना ग्रीन कलर लूज करने लगता है और गोल्डन कलर ले लेता है, ड्राई हो जाता है, वाटर कंटेंट 14% तक उसका रिड्यूस हो जाता है, और इस टाइम पर उसको काटा जाता है क्रॉप को। अब कैसे क्रॉप को रिमूव कट किया जाएगा या सीड्स कलेक्ट किए जाएंगे? पुराने मेथड्स में जो था वो क्या था, सिकल का यूज किया करते थे। प्लांट को बेस से, ग्राउंड के पास से कट करके, और फिर उनके बंडल्स बनाकर, लूज बंडल्स बनाकर, और उनको थ्रैश किया जाता था, यानी मारा जाता था एक तरह से। बंडल को जमीन पे या एक सरफेस पर उसको मारा जाता था। मारने से जो सीड है वो अपनी कवरिंग से अलग हो जाता था, और उस सीड को फिर कलेक्ट कर लिया जाता था। अब लेकिन विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे मेथड्स क्या करते हैं? एक तो थ्रेशिंग मशीन वो यूज होती है। दूसरी, थ्रेशिंग मशीन में क्या करते हैं, व्हीट प्लांट को कट करके डायरेक्टली एक मशीन में फीड करते हैं, और वो मशीन उन सीड्स को अलग कर देती है प्लांट से। और दूसरा है कंबाइंड मशीन्स। कंबाइंड मशीन्स में क्या होता है, वो प्लांट को कट भी करती है फील्ड में से, और सीड को अलग करके एक जगह इकट्ठा कर देती है, ठीक है। अब चाफ या हस्क है, जैसे अगर कोई थ्रेशिंग मशीन यूज कर रहा है, कंबाइन यूज नहीं कर रहा, तो हस्क वगैरह जो है वो कैसे रिमूव किया जाता है? इसका कवरिंग जो होती है सीड की, वो विनोइंग से रिमूव की जाती है। जैसे पुराने मेथड्स जो थे उनमें प्रॉपर हस्क रिमूव नहीं हो पाता था, तो उसमें विनोइंग यूज की जाती थी। विनोइंग क्या होता है? एक तरह से हस्क को रिमूव करने का
मेथड है टॉसिंग और हवा का यूज़ करके। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो आपके घर में पहले, अब तो शायद इतना नहीं होता होगा, एक कंटेनर होता है छाछ जिसको कहते हैं, उसमें बीज को रखा जाता है, गेहूं के बीजों को, और उसमें उछाल कर और थोड़ा सा हवा की प्रेजेंस में सीड्स को गिराया जाता है, तो उसमें से हस्क या चाक जो है उसका वो निकल जाता है, और जो हैवी व्हीट का सीड होता है वो एक जगह नीचे कलेक्ट हो जाता है। और इन सब के बाद जो प्लांट होता है, व्हीट तो हमने कलेक्ट कर लिया, सीड कलेक्ट कर लिया, उसका बचा हुआ जो व्हीट का प्लांट है, स्ट्रॉ जिसको कह सकते हैं, सूखा जो होता है, उसको पीसेस में ब्रेक किया जाता है मशीन्स के थ्रू, ठीक है, और उसको कैटल फीड, गाय भैंस इनके लिए एज अ चारा फिर उसको यूज किया जाता है, तूड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो उनके खाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स, दो मशीन्स हैं, थ्रेशर ऊपर वाली और नीचे कंबाइन। थ्रेशर में आप खुद ही कट करते हैं पहले प्लांट को, और इस मशीन में फीड करते हैं। इस मशीन में जब हम प्लांट को डालते हैं कट किए हुए, तो वो प्लांट को और वीट के सीड को अलग अलग करता है सिर्फ थ्रेशर। और कंबाइन जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली फील्ड से प्लांट को कट भी करता है, उसका उसको सीड जो है उसका उसको सेपरेट भी करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। तो ये था थ्रेशर एंड कंबाइन जो हार्वेस्टिंग में यूज होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वीट की, ठीक है। सो ये था यहाँ तक कि वीट ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है, उसकी कल्टीवेशन कैसे, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी कल्टीवेशन कैसे की जाती है, वो ग्रो कैसे किया जाता है, और उसको हार्वेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, सीड को ऑब्टेन कैसे किया जाता है। तो आई होप ये प्रोसीजर आपको समझ में आया हो। जो ओरिजिन है उसमें मैं चाहूँगी एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लें, एक बार इसको रिवाइज भी करना अच्छे से, और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये कि कैसे अलग अलग तरह के स्पीशीज से दो प्लांट्स ब्रीड करके वो उन्होंने आज का मॉडर्न वीट बनाया, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कई बार ये पूछा जाता है वाइल्ड एकॉर्न का नाम क्या है, वाइल्ड गॉड ग्रास कौन सी है, या ये डिप्लॉयड है या टेट्राप्लॉयड कौन सा है, एमरवीट का नाम क्या है बोटानिकल नेम, और कॉमन ब्रेड वीट का बोटानिकल नेम क्या है। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी ध्यान रखना है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम लास्ट टॉपिक की। यहाँ पर आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो वीट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको एज ए पार्ट ऑफ असाइनमेंट सबको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और गूगल क्लासरूम जो है वहाँ पर सबमिट करनी होगी, ठीक है। साथ में न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वीट की वो भी फाइंड आउट करके साथ में सबमिट करनी है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट वीट, जब हम उसको एज अ क्रॉप स्टडी करेंगे, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन में हमें फैमिली पता होनी चाहिए, उसका बोटानिकल नेम पता होना चाहिए, क्रोमोसोमल नंबर पता होना चाहिए, ओरिजिन पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी के बारे में उसकी पता होना चाहिए, फिर उसको कल्टीवेट और हार्वेस्ट कैसे करते हैं, और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वीट की बहुत कॉमन सी है, तो इसलिए ये आपको फाइंड आउट करनी है एज एन असाइनमेंट। तो अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट वीट क्रॉप, ठीक है। ओके देन, टेक केयर।
Have a good day.